हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा है कि आप घर पर सेफ तथा सुरक्षित होंगे तथा अपनी ऑनलाइन साइंस कक्षाओं की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो आइए आज हम कक्षा 8 अध्याय 6 दहन और ज्वाला के बारे में चर्चा करते हैं। यह पाठ बड़ा ही रोचक और मनोरंजक होने वाला है। इस पाठ को पढ़ने का हमारा उद्देश्य यह है कि इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम होंगे। नंबर 1, दहन व दाह्य पदार्थ को परिभाषित करने में। नंबर 2, ज्वलन ताप ज्वलनशील पदार्थ को परिभाषित करने में। और नंबर 3, दहन के प्रकारों को समझने में। और नंबर 4, मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों की व्याख्या करने में। और नंबर 5, ईंधन के ऊष्मीय मान को परिभाषित करने में। हम अध्याय 5 में सीख चुके हैं कि हम घरों में, वाहनों में तथा उद्योगों में विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग करते हैं। आपने मोमबत्ती को भी जलते हुए देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि मोमबत्ती के जलने में तथा कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है? शायद आपका अनुमान सही था। मोमबत्ती एक ज्वाला के साथ जलती है, जबकि कोयले में ऐसा नहीं होता। हम अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं। तो आइए जलने के रासायनिक प्रक्रम और प्रक्रम द्वारा उत्पन्न ज्वाला के विभिन्न प्रारूपों पर अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भी दहन क्या है। दहन क्या है? रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। तथा जिस पदार्थ का दहन होता है उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं। तो आइए अब हम ये देखते हैं दाह्य और अदाह्य पदार्थ क्या होते हैं। तो मैं कागज को देखता हूँ। कागज क्या है? सुगमता से आग पकड़ लेता है। तो ये किस में आएगा? दाह्य पदार्थ में। इसको एक तरफ सुरक्षित रख दीजिए ताकि कहीं आग ना पकड़ ले। अब मैं लकड़ी को देखता हूँ। जैसे ये माचिस की तीली है, लकड़ी से बनी हुई, ये भी सुगमता से आग पकड़ लेती है। तो ये भी कैसा पदार्थ हुआ? दाह्य। अब मैं लोहे की कील को देखता हूँ भी, जो धातु से बनी हुई है। ये आग नहीं पकड़ती, तो इसको हम किस में रखेंगे? अदाह्य। ऐसे ही कांच को देखते हैं भाई कांच क्या है? ये भी सुगमता से आग नहीं पकड़ता, तो ये भी क्या है? अदाह्य पदार्थ। तो हम कैसे क्या कह सकते हैं भाई? दाह्य और अदाह्य को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? ये दहन है। दाह्य पदार्थों को यदि हम सूची बनाएं, दाह्य जो सुगमता से आग पकड़ लेते हैं, जो पदार्थ सुगमता से आग पकड़ लेते हैं, जैसे कागज, लकड़ी। अदाह्य जो पदार्थ आग नहीं पकड़ते हैं, अदाह्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा, कांच, पत्थर। तो ये क्या है? अदाह्य पदार्थ। तो आइए अब दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियों के बारे में चर्चा करते हैं। भाई दहन के लिए क्या आवश्यक परिस्थितियां? आइए इसके लिए क्रियाकलाप करके देखते हैं। पहली स्थिति देखते हैं। एक मोमबत्ती लेते हैं, उसके ऊपर एक बीकर को उल्टा करके रखते हैं। हम क्या देखते हैं? मोमबत्ती निर्बाध रूप से जल रही, क्योंकि वायु नीचे से प्रवेश करती है। हम दूसरी स्थिति देखते हैं भाई। अब वायु हम ऐसे कर देते हैं भाई, ताकि वायु नीचे से प्रवेश न कर सके। हम ये स्थिति हम दूसरी के लिए देखते हैं। हम क्या देखते? अब वायु नीचे से प्रवेश नहीं करती, तो क्या होता है? मोमबत्ती कंपन करते हुए बंद हो जाती है और धुआं निकलता है।
अब तीसरी स्थिति के लिए देखते हैं। एक बीकर लेते हैं, उसको मोमबत्ती को हम जलाते हैं और इस पर ऐसा कर देते हैं कि वायु प्रवेश न कर सके। ये तीसरी स्थिति हमारी। अब इसमें क्या है, वायु प्रवेश नहीं कर पाती और मोमबत्ती बुझ जाती। तो यहां से हमें एक निष्कर्ष निकालते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। इस क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि जलने के लिए वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है। हमने अवस्था ए में देखा कि वायु नीचे चिमनी से प्रवेश कर सकती है, मोमबत्ती निर्बाध रूप से जल रही है। जबकि अवस्था बी में वायु चिमनी से प्रवेश नहीं कर पाती, तो मोमबत्ती कंपन करते हुए बुझ जाती है और तथा धुआं छोड़ती है। तथा अवस्था सी में मोमबत्ती बुझ जाती है क्योंकि वहाँ वायु उपलब्ध नहीं है। अब आप इनके बारे में सोचो, भी ऐसा क्यों होता है। हमें माचिस की तीली को जलाने से पहले रगड़ना पड़ता है, या हम घरों में कोयले या लकड़ी को जलाने से पहले उसमें क्या करते हैं, कागज़ या मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं, या घरों में रखा हुआ मिट्टी का तेल अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ता, उसको गर्म करने पर वो आग सुगमता से पकड़ लेता है। आइए इसके लिए क्रियाकलाप देखते हैं। हम एक कागज़ लेते हैं और इसको मोमबत्ती की ज्वाला के पास ले जाते हैं। हम क्या देखते हैं, कागज़ तभी जलना प्रारंभ कर देता है। अब मैं इसी कागज़ को एक लोहे के पाइप पर लपेटता हूँ, इस तरह से। इस कागज़ को मैं लोहे के पाइप पर लपेटता हूँ और अब देखता हूँ भाई क्या होता है। मैं इसको मोमबत्ती की उष्मा के ऊपर रखता हूँ। हम क्या देख रहे हैं, कागज़ एकदम आग नहीं पकड़ता है। इसमें क्या होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं भी कागज़ को जो हम उष्मा दे रहे हैं वो चालन विधि द्वारा पाइप में स्थानांतरित हो रही है और कागज़ जलता नहीं है। मतलब यहाँ जो हम उष्मा दे रहे हैं कागज़, वो उसके ज्वलन ताप तक नहीं पहुँच पाता। अब दो कप बनाते हैं, ऐसे कप लेते हैं। इस कप को मैं ऐसे रखता हूँ, तो ये कप है, इसको ज्वाला के नज़दीक लाता हूँ। कप एकदम से आग पकड़ लेता है। अब इसी कप में मैं जल डालता हूँ और देखते हैं क्या होता है। मैंने इस कप में जल डाला और मैं इसको मोमबत्ती के ऊपर गर्म करता हूँ। क्या कागज़ आग पकड़ता है? कागज़ आग नहीं पकड़ता, बल्कि जो पानी है अंदर वो गर्म होना प्रारंभ हो जाता है। तो जो कागज़ को जो उष्मा दे रहे हैं उस स्थानांतरण विधि द्वारा जल में स्थानांतरित हो रही। तो यहाँ से हम क्या सीखते हैं, भाई कोई भी दाह पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ता जब तक उसका ताप ज्वलन ताप से कम रहता है। तो दहन के लिए उसके ज्वलन ताप तक पहुँचना आवश्यक है। देखते हैं कि कोई भी पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ता जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच जाता। तो इस क्रियाकलाप पर हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वह है न्यूनतम ताप। अब यहाँ से हम ज्वलन ताप को परिभाषित कर सकते हैं। वह है न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है। उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। तथा जिन पदार्थों का ज्वलन ताप कम होता है वे ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं, जैसे पेट्रोल, अल्कोहल तथा मिट्टी का तेल। आइए अब हम ये देखते हैं कि हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं। हम सीख चुके हैं कि आग के लिए
हमें वायु, भाई आग के लिए हमें इन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, वायु, ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए, ऊष्मा, ज्वलन ताप तक पहुंचाने के लिए, तथा ईंधन। भाई ये तीनों परिस्थितियां जलने में आग के लिए आवश्यक हैं। अब हम आग पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं? इनमें से एक या एक से अधिक पदार्थों को हम पृथक करके आग पर नियंत्रण पा सकते हैं। ईंधन को पृथक करना संभव नहीं है, क्योंकि जब किसी भवन में आग लगती है तो पूरा ही भवन ईंधन का रूप होता है। तो हम या तो वायु को हटाएं या क्या करें, उसका ज्वलन ताप कम करें ताकि क्या हो जाए, आग बुझ जाए। आपने देखा होगा जब कभी आग लगती है, फायर ब्रिगेड आती है। फायर ब्रिगेड क्या करती है, जहाँ पे आग लगी हुई है वहाँ पर पानी का छिड़काव करती है। पानी क्या करता है, जो ज्वलनशील पदार्थ है उसके ताप को ठंडा कर देता है, जिससे उसका ज्वलन ताप कम हो जाता है तथा आग बुझ जाती है। तो जो पानी के जो वाष्प हैं वो ज्वलनशील पदार्थ को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। अब हमने ये देख लिया भाई हम पानी से तो आग को बुझा सकते हैं, लेकिन क्या यदि आग किसी शॉर्ट सर्किट से लगी हुई हो, बिजली के उपकरणों में लगी हुई हो या किसी पेट्रोल में लगी हुई हो, तो हम उस पर नियंत्रण कैसे पाएँ? है पानी विद्युत का सुचालक है तथा पेट्रोल पानी से हल्का होता है, तो इसलिए पानी के ऊपर आ जाएगा और जलता रहेगा। इसके लिए हम अग्निशामक यंत्रों का उपयोग करते हैं। अग्निशामक यंत्र आपने अपनी साइंस लैब में देखे होंगे या अपने स्कूल के ऑफिस में या और कहीं हम ऑफिसों में जाते हैं, वहाँ भी हमें अग्निशामक यंत्र दिखाई देते हैं। उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन से भारी होने के कारण उसके चारों तरफ एक कंबल की तरह लपेट लेती है, जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग पर नियंत्रण पाया जाता है। आइए क्रियाकलाप से देखते हैं में कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से कार्य करती है, देखते हैं। हम सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल लेते हैं, उसमें 2 मोमबत्तियाँ लगाते हैं और उसमें थोड़ा सा एसिटिक एसिड या जिसको हम क्या बोलते हैं, विनेगार बोलते हैं, मैं डालता हूँ, देखते हैं क्या होता है। क्या होता है, जो सबसे नीचे मोमबत्ती हो पहले बंद हो जाती है और उसके बाद दूसरी मोमबत्ती बंद होती है। अब मैं एक जलती मोमबत्ती और लाता हूँ इसके नज़दीक, देखते हैं क्या होता है, ये भी बंद हो जाती है। तो ये क्या करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ एसिटिक एसिड क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है, जो ऑक्सीजन से भारी होने के कारण उसके चारों तरफ क्या कर देती है, कंबल की तरह कार्य करती है और आग बुझ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। अब देखते हैं भाई दहन के प्रकार। भाई दहन के कितने प्रकार हैं? दहन के प्रकार, भाई दहन के 3 प्रकार हैं। नंबर 1 तीव्र दहन, नंबर 2 स्वायत्त दहन और नंबर 3 विस्फोट। अब तीव्र दहन कैसे होता है, जैसे हम रसोई घर में एलपीजी को ऑन करते हैं तो वो क्या करती है, एकदम जलना प्रारंभ हो जाती है, तो ये तीव्र दहन का उदाहरण है। अब स्वायत्त दहन, जैसे फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ कमरे के ताप पर अपने आप जलना प्रारंभ कर देते हैं, तो वे वो कहलाते हैं स्वायत्त दहन। बिना किसी परोक्ष या प्रत्यक्ष कारण के अपने आप उनमें आग लग जाती है। विस्फोट, जो पटाखे वगैरह होते हैं वो ऊष्मा, प्रकाश तथा ध्वनि के साथ गैस का उत्सर्जन करते हैं, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, विस्फोट कहलाती है। आइए अब ज्वाला के बारे में पढ़ते हैं। भाई आपने रसोई घर में जो एलपीजी की ज्वाला है उसको देखो तथा एक मोमबत्ती को जलने में आप दोनों के ज्वालाओं में क्या अंतर पाते हैं। आइए अब हम ज्वाला की संरचना के बारे में चर्चा करते हैं। भाई ज्वाला की संरचना किस प्रकार हुई है।
तो ज्वाला है क्या भाई? दहन के समय जो पदार्थ या कण वाष्पित होते हैं ज्वाला का निर्माण करते हैं। जैसे मिट्टी के तेल या मोमबत्ती के मोम के पिघलने के कारण जो मोम के कण है वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। तो आइए हम एक मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न अक्षेत्रों की संरचना का अध्ययन करते हैं। हम देखते हैं कि जो सबसे ऊपर है, जो नीले नीले रंग का हमें दिखाई दे रहा है, वह पूर्ण दहन वाला बाह्य भाग नीला होता है। तो जो बीच का भाग है वो आंशिक दहन वाला मध्य भाग मतलब पीला होता है। तब बिना जो सबसे नीचे है, बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र यह काला होता है। तो जो सबसे गर्म है वो पूर्ण दहन वाला सबसे बाह्य क्षेत्र होता है। कम गर्म बीच का मध्य भाग, और सबसे कम गर्म कौन सा होता है? जो बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र होता है, वो क्या होता है? सबसे कम गर्म होता है। अब हम ये देखते हैं ईंधन क्या है। भाई ईंधन क्या है? ईंधन किसे कहते हैं या ईंधन क्या है? जो पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। ईंधन 3 प्रकार के होते हैं। भाई ठोस के रूप में हो सकता है, या द्रव के रूप में हो सकता है, या गैस के रूप में हो सकता है। ठोस के रूप में जैसे कोयला, द्रव के रूप में पेट्रोल, और गैस के रूप में एलपीजी। अब हम एक आदर्श ईंधन किसे कहेंगे? भाई ये तो ईंधन हो गया, भाई एक ऊष्मा क्या करता है? ऊष्मा उत्पन्न करता है, ठोस द्रव। भाई आदर्श ईंधन के क्या गुण है? एक आदर्श ईंधन किसे कहेंगे हम? भाई ये आदर्श ईंधन है। आदर्श ईंधन के गुण, भाई क्या क्या गुण होने चाहिए उसमें? नंबर 1 तो सस्ता होना चाहिए भाई ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी उसको आसानी से खरीद सके। नंबर 2 क्या होना चाहिए? सुगमता से उपलब्ध होना चाहिए। उपलब्ध होना चाहिए। और नंबर 3 क्या होना चाहिए? जलने के उपरांत अवांछनीय, मतलब जो अच्छे नहीं होते, अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता वो। और नंबर 4 ऊष्मीयमान ज्यादा होना चाहिए। तो ये एक आदर्श ईंधन के क्या होते हैं भाई? गुण होते हैं। और भी हैं, जैसे भंडारण आसान होना चाहिए। जैसे रसोई घर में जो सिलेंडर उसका भंडारण आसान है, उपलों का भंडारण आसान नहीं है। तो अब ये देखते हैं भी ऊष्मीयमान क्या होता है ईंधन का। भाई हम कब एक ईंधन को अच्छा मानते हैं? जब उसका क्या होता है? ऊष्मीयमान ज़्यादा होता है। तो ऊष्मीयमान देखते हैं भाई ईंधन का ऊष्मीयमान क्या है। ऊष्मीयमान, ईंधन का ऊष्मीयमान, जो ईंधन 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा ईंधन का ऊष्मीयमान कहलाती है।
मान लिया हम 1 किलोग्राम ईंधन को जलाएं तो उससे हमें कितनी ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है, वो ईंधन का ऊष्मीय मान कहलाती है। और इसका मात्रक, इसको हम किसमें मापते हैं, किलो जूल प्रति किलोग्राम में मापते हैं हमें। तो ये होता है ईंधन का ऊष्मीय मान। आइए हम अब विभिन्न प्रकार के ईंधनों के ऊष्मीय मान देखते हैं। जैसे ईंधन है भाई गोबर के उपले, तो उसका ऊष्मीय मान कितना, 6000 से 8000 किलो जूल पर किलोग्राम। अब लकड़ी है, लकड़ी का कितना है, 17000 से 22000 किलो जूल पर किलोग्राम। अब कोयला 25000 से 33000। पेट्रोल का देखते हैं भाई, पेट्रोल का कितना है, 45000 किलो जूल पर किलोग्राम। तो मिट्टी का तेल 45000, डीजल 45000, मीथेन 50000 किलो जूल पर किलोग्राम। अब सीएनजी 50000, एलपीजी जिसको हम घरों में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका उसमें मान कितना है भाई, 55000 किलो जूल पर किलोग्राम। इसलिए ये क्या करते हैं, हम इसको अच्छा ईंधन मानते हैं। जैव गैस जिसको हम बायोगैस वगैरह भी बोलते हैं, कितना, 35000 से 40000। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का उसमें मान देखो भी 1,50,000 किलो जूल पर किलोग्राम। लेकिन इसको हम घरों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि यह ज़्यादा ज्वलनशील है और हमें हानि पहुंचा सकती है। तो ये थे भी विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीय मान। अब ईंधन के दहन से कुछ हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, यह अत्यंत विषैली गैस होती है। और नंबर 3, अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो विश्व उष्णन का कारण बनती है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। इनके बारे में सोचो। नंबर 1, माचिस की तिल्ली माचिस की डबिया के बगल में रगड़ने पर क्यों जल उठती है? कुछ तीव्र दहन पदार्थों की सूची बनाओ। नंबर 3, हमें बंद कमरे में कोयले की अंगीठी जलाकर क्यों नहीं सोना चाहिए? और नंबर 4, आग बुझाने में कौन सी गैस सहायक होती है? के उत्तर लिखकर अपने अध्यापक के पास भेजो।